डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड यानी सदिश क्षेत्र का कुंतल। तो जब भी कर्ल की बात आती है यानी कुंतल की बात आती है तो वहाँ पर घूर्णन होना जरूरी है। यानी किसी भी पॉइंट के चारों तरफ अगर घूर्णन हो रहा है तो कर्ल उत्पन्न होगा, और अगर कर्ल का मान किसी वेक्टर के लिए सदिश के लिए शून्य है तो इसका मतलब उस वेक्टर को यानी सदिश को हम क्या कहेंगे, इररोटेशनल वेक्टर यानी अघूर्णीय सदिश, यानी जिसमें घूर्णन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कर्ल का यूज़ जैसा कि बेसिकली हम जानते हैं कि जहाँ पर भी रोटेशन होगा वहाँ पर कर्ल का यूज़ होता है। तो जैसे इंग्लिश में किसी के घुंघराले बाल होते हैं तो हम कहते हैं कर्ली हेयर्स, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बालों में रोटेशन होता है। तो जब भी कर्ल का यूज़ आएगा तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर रोटेशन यानी घूर्णन से मतलब है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें और इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, यानी किसी भी सदिश फलन का बंद परिपथ के चारों ओर अगर रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल लिया जाता है तो उसको सर्कुलेशन यानी हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। तो जो मेन डिपेंडेंसी होती है कर्ल की वो किस पर होगी कि द लाइन इंटीग्रल विल डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, यानी कोई भी जो रेखा समाकलन होगा जिसको कि हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी सरफेस यानी क्षेत्रफल के लिए, तो वो किस पर निर्भर करेगा कि ओरिएंटेशन के ऊपर। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास अगर कोई सरफेस है, जैसे हमने ये कोई सरफेस कंसिडर की है और इस सरफेस ऑब्वियस है कि सरफेस है तो ये 2 डायमेंशन में होगी, यानी मान लेते हैं एक्स वाई। तो अब इसकी डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर बची, अगर 3D की बात हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, इसके जेड डायरेक्शन होगी। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया जो होगा वो तो किससे मिलकर बना होगा, एक्स और वाई से। तो एक्स का एलिमेंट जो छोटा एलिमेंट डी एक्स और वाई का छोटा एलिमेंट क्या ले लेंगे, डी वाई। जेड के लिए क्या लेंगे कि जो हम जानते हैं कि इकाई सदिश हम लेते हैं जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आई कैप हम किस दिशा के लिए लेते हैं, एक्स के लिए, जे कैप वाई के लिए और जेड के लिए क्या लेते हैं, जेड लेते हैं। तो जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3D के अंदर क्षेत्रफल जो होगा वो एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो dx dy तो हमने लिख दिया जो हो गया मैग्नीट्यूड यानी अदिश राशि अभी तक ही है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश से। तो वो किस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ओरिएंटेशन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है, तो कौन है यहाँ पर, जेड है। तो जेड का रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर कौन है, के कैप। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, के कैप। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, अपना परिमाण जो कि अदिश राशि थी, लेकिन दिशा जैसे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगी, एक सदिश राशि। तो इसको अपन कहते हैं ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी होती है वो इसी बात पर डिपेंड करती है। तो अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो कर्ल ऑफ ए लिखें या डेल क्रॉस ए। अब डेल क्या होता है, डेल होता है हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अगर डेल खुद की वैल्यू की बात करें कि डेल को क्या लिखते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये डेल खुद की वैल्यू होती है जो कि कार्टेशियन यानी कार्तीय निर्देशांकों में लिखी जाती है। वैसे हमारे पास 3 निर्देशांक यानी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो तीनों के अंदर आप कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लाप्लासियन ऑपरेटर को भी। तो कर्ल ऑफ ए का जब बात होगा तो क्या होगा कि ऊपर कौन सा इंटीग्रल होगा, लाइन इंटीग्रल, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। और डिपेंड किस पे करता है, वो सरफेस पर। तो हमने क्या लिखा है, देखो लिमिट डेल एस टेंस टू 0, यानी अगर कोई वैल्यू यहाँ 0 रख देता है तो समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। और हमेशा हम डेरिवेशन में आइडियल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो ऑब्वियस है हम क्या चाहते हैं कि इस डेरिवेशन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। तो लिमिट डेल एस टेंस टू 0 जो कि डिनोमिनेटर में है, जो कि इस एक्सप्रेशन को क्या बना सकता है, इन्फिनिटी। और वेक्टर ए डॉट डी एल। अब ए डॉट डी एल जब करते हैं तो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी एल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी एल क्या है यहाँ पर, एल मतलब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है डाइवर्जेंस यानी अपसरण। तो डॉट प्रोडक्ट अगर किसी 2 वेक्टर का करते हैं तो वो एक कैसी वैल्यू आती है, स्केलर वैल्यू आती है। लेकिन अगर उसको मुझे वेक्टर बनाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाहर यूनिट वेक्टर से, जो कि हमारा कौन है, ए एन है। तो एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन से है। तो ए तो यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्मल। जैसा कि हमने अभी इस एरिया में देखा था कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, डी एक्स डी वाई था, लेकिन उसको डायरेक्शन कौन सी मिली थी, के कैप, जो कि उस क्षेत्रफल के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो एक तरह से ये के कैप किसकी जगह काम करेगा, ए एन की जगह। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया और डेफिनेशन हो गई कर्ल की।
अब क्या हो सकता है कि इफ़ द एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट इज इनफाइनाइट सिंबल, यानी बहुत ही छोटा हो जाए, यानी टेंस टू जीरो हो जाए, देन एलिमेंट विल बिकम ए पॉइंट। अगर बहुत ही छोटा एरिया हो गया तो वो क्या बन सकता है, पॉइंट बन सकता है। तो कर्ल उस कंडीशन में किस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट पर, यानी उस पॉइंट की स्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये बात होती है कर्ल की डेफिनेशन और कर्ल के जो एप्लीकेशन है उसकी। अब आता है मेन जो डेरिवेशन आता है इसमें कि कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का जो डेरिवेशन है वो कैसे किया जाएगा। तो कार्टेशियन जो होता है कोऑर्डिनेट, उसका दूसरा नाम होता है रेक्टेंगुलर, यानी कार्टेशियन बोलें या रेक्टेंगुलर बोलें, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ऑब्वियस है कि इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल सब जानते हैं कि जिसके आमने सामने की जो आर्म्स होती है वो सेम होती है। तो अगर मैं एक्स और वाई प्लेन में लेता हूँ तो एक्स और वाई प्लेन में लेना पड़ेगा और जेड क्या हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर। तो एक्स डायरेक्शन में ये अपनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी एक्स, और ये क्या हो जाएगी अपना डी वाई। अब हमें करना क्या है, हमें लेना है लाइन इंटीग्रल। तो हमें चलना है इस ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से चलकर बी, फिर बी से सी, सी से डी और डी से वापस कहाँ आना है, ए तक आना है। इसका मतलब यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन होंगे। ए से लेकर पहला बी होगा, फिर बी से लेकर कहाँ होगा सी होगा, फिर सी से लेकर कहाँ होगा डी होगा, और डी से लेकर कहाँ होगा ए होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास ओवरऑल इंटीग्रल आएगा जो कि किसी वेक्टर ए का मान के चलेंगे, दैट विल बी ए डॉट डी एल। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, रेक्टेंगल, एक वेक्टर लिया है, उस वेक्टर के कंपोनेंट लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, दैट इज ए एक्स ए वाई ए जेड। और दूसरी चीज हमने क्या ली है, एक रेक्टेंगुलर लिया है ए बी सी डी नाम का, और उसका एरिया मान लिया है डी ए नाम का। स्मॉल ए इसलिए लिया है क्योंकि हम कैपिटल ए ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमें कंपोनेंट निकालने हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो पहले हमें ए से बी जाना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो ए डॉट डी एल, यानी ए की वैल्यू चाहिए हमें और डी एल की वैल्यू चाहिए। तो अगर कोई पूछता है कि भाई ए से बी जा रहा हूं मैं, तो ए से बी मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसका मतलब ए से बी के लिए अगर डीएल की बात करेंगे, क्योंकि ए से बी किसके पैरेलल है, एक तरह से एक्स के पैरेलल है, तो ए से बी के लिए डीएल की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स। सिमिलरली अगर मैं बी से सी जाऊँगा, तो बी से सी जाने पर मैं किसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं वाई के पैरेलल जा रहा हूँ। तो इसका मतलब बी से सी के लिए हमारा कौन सा होगा, डी वाई होगा। उसके बाद मैं सी से डी जब जाऊंगा, तो ए से बी की डायरेक्शन सी से डी के क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या साइन ले सकता हूँ, माइनस साइन ले सकता हूँ, क्योंकि मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ए से बी की जो डायरेक्शन है जो कि लेफ्ट टू राइट है, लेकिन सी से डी की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट है। दोनों है एक्स के लिए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, और डायरेक्शन अपोजिट होती है जब हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से। सिमिलरली डी से ए जब जाएंगे जो कि बी से सी के अपोजिट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या ले सकते हैं, माइनस का डी वाई। तो इस तरह से डी एल का काम तो हमारे पास हो गया। अब हमारा मेन टारगेट कौन रहेगा, ए का कंपोनेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेक्टर फील्ड अलोंग पाथ ए बी के। तो ए बी की दिशा में अगर कंपोनेंट लेंगे तो ऑब्वियस है कि ए बी, अभी हमने बात की थी कि एक्स डायरेक्शन में है, तो ए बी के लिए ए का कंपोनेंट कौन सा होगा, ए एक्स। और बी सी के लिए जाएंगे या डी से ए के लिए जाएंगे तो ए वाई लेना है, और ए से बी के लिए जाएंगे या सी से डी के लिए जाएंगे तो हमें ए एक्स कंपोनेंट लेना है। तो ये तो बात हो गई कंपोनेंट ए के लिए ए एक्स की। अब क्योंकि ऑब्वियस है कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी वैल्यू में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो कौन से वैल्यू में परिवर्तन लाना है, एक्स के लिए, और किसके रेस्पेक्ट में लाना है, वाई के लिए। क्योंकि ऑब्वियस है कि जब हम एक्स के लिए बात करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में चेंज देखेंगे, और वाई की बात करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज देखेंगे। तो ये हमने देख लिया कि भाई कंपोनेंट हमने ले लिया ए एक्स, और रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब नेक्स्ट वैल्यू जो हम डिफाइन करेंगे वो क्या होगी हमारी, कि जब कोई चीज़ मूवमेंट करती है तो ऑब्वियस है उसके मैग्नीट्यूड में क्या आता है, चेंज आता है। तो वो मैग्नीट्यूड में चेंज जो है, क्योंकि हम y के लिए बात कर रहे हैं, और y जो है जैसा कि कोई भी डायमेंशन हम बनाते हैं, तो जैसे ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर मैं ये पूरी कंपोनेंट लेता हूँ dx, तो इधर की तरफ क्या हो सकता है dx/2, इधर की तरफ क्या हो सकता है माइनस dx/2, क्योंकि ये अब डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, x पॉजिटिव, इधर x क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ओवरऑल dx और ओवरऑल dy को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम प्लस और माइनस का यूज कर सकते हैं। तो वही हमने किया है कि हमने क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो ax है इन ट्रेवर्सिंग ए डिस्टेंस माइनस dy/2 फ्रॉम o, यानी हम किधर जा रहे हैं, एक तरह से
राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट की कंसिडरेशन में जा रहे हैं। तो माइनस ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपना रेट ऑफ चेंज था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई अपॉन टू विथ नेगेटिव साइन से। तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा, तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा, तो अपना मेन कंपोनेंट क्या था, ए एक्स था। उसके बाद में ये चीज़ अपने साथ ऐड होगी, तो ऐड होगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या साइन लगा दिया, माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डी वाई बाई टू। तो ये कंपोनेंट हमें किस डायरेक्शन में मिला है, ए बी की डायरेक्शन में। अब ए बी का जो अगला कंपोनेंट है, ए बी का अपोजिट कंपोनेंट कौन है, सी डी है। तो सी डी के लिए अगर हम बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं इस माइनस साइन को हटा देता हूँ एक तरह से, तो ए एक्स का ए एक्स लिखा, डी वाई बाई टू वहाँ क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ डी वाई बाई टू हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सिमिलरली इस ब्रैकेट के बाद साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ साइन हमने क्या लगा दिया, माइनस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए बी और सी डी दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जैसा कि हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो बात हो गई एक्स के कंपोनेंट की। सेम हम कंपोनेंट किसके लिए लिख सकते हैं, वाई के लिए। तो ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए वाई, ठीक है, प्लस की जगह में प्लस लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, तो वहाँ कंपोनेंट चेंज ए एक्स का था वाई की डायरेक्शन में, या वाई का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स की डायरेक्शन में। तो एक बार हम डिस्टेंस लेंगे प्लस डी एक्स बाई टू, और एक बार हम डिस्टेंस क्या लेंगे, माइनस डी एक्स बाई टू। सिमिलरली एक बार ब्रैकेट के आगे क्या साइन लगाएंगे, प्लस, जो कि बी सी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी डायरेक्शन जो है डी ए के लिए, उसके लिए क्या साइन लगा देंगे, माइनस। तो ये प्लस और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ए बी विद रिस्पेक्ट टू सी डी, बी सी विद रिस्पेक्ट टू डी ए। अब हमें चारों वैल्यू मिल चुकी है, चारों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने देखा था कि चारों इंटीग्रेशन जब ऐड करेंगे तब हमें ओवरऑल आंसर मिलेगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, चारों इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दी है, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके जो टर्म कैंसिल आउट होगी उसको काट देंगे, जैसे हमने ये चार टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब बचा जो है वैल्यू, तो एक वैल्यू क्या बची, देखो डी वाई अपॉन टू डी एक्स, यहाँ बचा डी वाई बाई टू अपॉन डी एक्स, सेम चीज़ है, दोनों का साइन सेम है तो कट नहीं सकते, तो हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ है, डी एक्स बाई टू डी वाई दोनों के साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स डी वाई। अब ये इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो ये तो है हमारी स्केलर वैल्यू है, लेकिन कर्ल का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा कैसी वैल्यू होती है, वेक्टर। तो हमने सीखा है कि जब मैग्नीट्यूड होता है तो उसके साथ डायरेक्शन होना जरूरी है। तो हमारा ध्यान क्या जाना चाहिए कि यहाँ कौन सा मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, तो हमने देखा कि एक्स और वाई प्रेजेंट है, इसका मतलब जो भी एरिया है वो एक्स और वाई से बना हुआ है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन होगी, जेड होगी। तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ जेड से। तो अगर हम देखते हैं ओवरऑल डी एस जो है, जो सरफेस होता है, सरफेस में चेंज, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, डी एस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो ये जो हमारा स्केलर वैल्यू, ये वेक्टर वैल्यू है। तो तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जब हम लिखेंगे तो उसके साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ एक्स और वाई आ गया तो बचा कौन, जेड, तो जेड के लिए यूनिट वेक्टर के कैप। यहाँ वाई जेड आ गया तो बचा कौन, एक्स, तो एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, और एक्स जेड आ गया तो बचा कौन, जे कैप, तो जेड इसके लिए आ गया, वाई के लिए जे कैप। तो सिमिलरली जो ये वैल्यू हमने लिखी है डी एक्स डी वाई, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन है, जेड है। तो सेम चीज़ हम किसके लिए लिख सकते हैं, आई और जे के लिए। जैसे यहाँ वाई जेड लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है यहाँ पर कौन नहीं है, एक्स नहीं है, तो ये आई कैप के लिए है, और यहाँ कौन नहीं है, वाई नहीं है, तो ये जे कैप के लिए है। और अंदर उसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वाई जेड है तो यहाँ अंदर भी कंपोनेंट कौन से रहेंगे, जेड और वाई के कंपोनेंट रहेंगे। तो इस तरह हमने तीनों पार्ट के लिए डिराइव कर दिया, ये जेड डायरेक्शन, ये आई डायरेक्शन और ये जे डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो उन तीनों को ऐड करने पाएगा, यानी तीनों जो रिजल्ट आए हैं उन तीनों को अगर हम सेपरेट फॉर्म में यानी फाइनल फॉर्म में लिखें तो कर्ल ऑफ ए, जिसको हम डेल क्रॉस ए कह सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने आई कैप लिख दिया है जो कि डी वाई डी जेड की जगह है, जे कैप लिख दिया है जो डी एक्स डी जेड की जगह है, और डी एक्स डी वाई की जगह के कैप लिख दिया है, और अंदर कंपोनेंट सेम है जो हमने वहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। कर्ल को जब भी हम सॉल्व करना होता है तो हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे पहली लाइन मैट्रिक्स में क्या होती है, यूनिट वेक्टर की होती है, जो कि हमारे होता है आई जे के,
दूसरी लाइन किसके लिए होती है, जो पहला वेक्टर होता है। तो डेल की वैल्यू हमने पहले भी डिफाइन की है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप। तो आई डायरेक्शन में कंपोनेंट, जे डायरेक्शन में कंपोनेंट और के डायरेक्शन में। और थर्ड लाइन किसके लिए होती है, जो सेकंड वेक्टर होता है। तो यहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो ए के कंपोनेंट हमने मान लिया एक्स में ए एक्स, वाई में ए वाई और जेड में ए जेड। तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई कर्ल का मीनिंग क्या है, क्यों कर्ल एग्जिस्ट करता है, यानी अस्तित्व के बारे में। तो अस्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि कर्ल का यूज कहाँ आता है, जहाँ रोटेशन यानी सर्कुलेशन की बात होती है, यानी घूर्णन की बात होती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू इट्स रोटेशन, यानी किसी सदिश क्षेत्र में कुंतल का अस्तित्व हमेशा उसके घूर्णन के कारण होता है। अब घूर्णन जब हम देखते हैं तो हम किस किस तरह से दे सकते हैं, जैसे हमने एक पहला एग्जांपल लिया, एक पॉइंट लिया है पी, उसके पैरेलल लाइन जा रही है। तो पैरेलल लाइन कभी भी रोटेशन क्रिएट नहीं करती है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में हमेशा रेखाएं जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, लेकिन वापस उसी पॉइंट पे नहीं आती है। तो वह विद्युत क्षेत्र में कोई भी रोटेशन नहीं होता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि डेल क्रॉस ई, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर घूर्णन लिया जाता है तो वो क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के बारे में हम बात की। दूसरा हमने क्या कंसिडरेशन किया कि किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर रोटेशन हो रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ कर्ल जीरो नहीं होगा। जैसा कि हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ, तो हमारे दो पोल होते हैं। तो नॉर्थ से लाइन निकलकर हमेशा कहाँ जाती है, साउथ पर जाती है, और वो हमेशा क्या बनाती है, एक सर्कुलेशन पाथ बनाती है, यानी एक क्लोज्ड कर्व बनाती है। तो यहाँ पर कर्ल की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो डेल क्रॉस एच बराबर हमें क्या मिलता है, आई या जे, जैसा कि हम लिख सकते हैं। एक मैक्सवेल इक्वेशन नाम का एक टॉपिक आता है, उसके अंदर हम इसको डिराइव करते हैं। तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो डेल क्रॉस ई का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि वहाँ रोटेशन नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन प्रेजेंट होता है। तो ये जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने तीन टॉपिक कवर किए, बेसिकली डेफिनेशन, डेरिवेशन और एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से आप इस कर्ल के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।